आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही दिलचस्प ढेर है। बिल्कुल। और ये स्रोत वाकई हमारी रोजमर्रा की आदतों को पूरी तरह बदलने वाले हैं। हाँ, मतलब हमारे पास डैरियस फॉरॉक्स की लिखी हुई बेहतरीन किताब है डू इट टुडे। साथ ही कुछ बहुत ही चौंकाने वाले यूनिवर्सिटी रिसर्च पेपर्स भी हैं हमारे पास। और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर बनाए गए हमारे अपने नोट्स तो हैं ही। तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो ये समझना है कि कैसे टाला-मटोल की इस आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए छोड़ा जा सकता है। सही कहा। और सबसे खास बात यह है कि हम यहाँ कोई हवा हवाई या खोखली प्रेरणादायक बातें नहीं करने वाले। एकदम सही। हम सीधे उन व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीकों पे बात करेंगे जो असल में काम करते हैं। विज्ञान और मनोविज्ञान का ये तालमेल ही इस विषय को इतना खास बनाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी स्रोतों के मूल विचार को समझना चाहें तो शुरुआत उसी किताब के लेखक के एक बहुत ही निजी अनुभव से करनी होगी। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन लेखक के ईमेल न्यूज़लेटर प्रोवाइडर ने स्पैमर मान लिया था ना? हाँ, उन्हें स्पैमर मानकर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। मतलब एक लेखक जिसका पूरा करियर, उसकी पूरी पहुंच उसी ईमेल लिस्ट पे टिकी है। उसके लिए रातों रात अपना सारा एक्सेस खो देना कितना बड़ा झटका रहा होगा। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मेरा पहला रिएक्शन बहुत ही गुस्से वाला होता। मैं शायद कस्टमर केयर से घंटों बहस करता। या हताश होकर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालती। अमूमन कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में पैनिक ही करेगा। हाँ, पैनिक करना तो बहुत ही स्वाभाविक है। और यही बात इस उदाहरण को इतना शक्तिशाली बनाती है। लेखक ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने शिकायत करने या उस चीज पर रोने के बजाय जो उनके नियंत्रण से बाहर थी, अपना ध्यान उस पर लगाया जो उनके नियंत्रण में था। परेशान होने के बजाय उन्होंने तुरंत एक नया काम शुरू कर दिया। और वो काम था यही किताब लिखना। ये डू इट टुडे का सबसे बेहतरीन और जीता जागता उदाहरण है। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो तब भी तुरंत कार्रवाई करना, ये वाकई एक अलग तरह का नजरिया है। बिल्कुल। हमारे नोट्स में भी इस विचारधारा को फिल्म फाइट क्लब के एक बहुत ही मशहूर संवाद से जोड़ा गया है। ओ हाँ, वो संवाद जो कहता है कि हम हमारी नौकरी नहीं है और ना ही हम वो पैसा है जो हमारे बैंक अकाउंट में रखा है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि एक इंसान केवल और केवल अपने कर्मों से परिभाषित होता है, अपने एक्शन से, ना कि उसकी पदवी या उसके बैंक बैलेंस से। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर हमारी पहचान हमारे एक्शन से तय होती है तो सबसे बड़ी समस्या वहीं खड़ी हो जाती है, जब हम एक्शन लेने से ही कतराते हैं। मतलब जब हम टालम टोल करते हैं। जी। और अगर हम टालम टोल के मनोविज्ञान की गहराई में जाएं तो एक सबसे बड़ा मिथक जो टूटता है वो है इच्छा शक्ति या विल पावर का। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर वे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर विल पावर की कमी है, या फिर वो आलसी हैं। लेकिन डायनेटाइज और रॉय बॉम्बिस्टिक का जो शोध हमारे सामने है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करता है। तो क्या टालमटोल आलस नहीं है? फिर ये असल में क्या है और ये हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करता है? उन दोनों शोधकर्ताओं ने साबित किया कि टालम टोल दरअसल सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद की भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने की विफलता है। मतलब ये कोई साधारण आलस नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति काम टालता है तो शुरुआत में उसे थोड़ी राहत महसूस होती है, एक तरह का एस्केप मिल जाता है। हाँ, लेकिन लंबे समय में ये अपराध बोध या गिल्ट में बदल जाता है। इस शोध के अनुसार लगातार टालमटोल करने की आदत बहुत भारी पड़ती है। डिप्रेशन, भारी तनाव और आत्मसम्मान में भारी कमी जैसी गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा करती है ना? एकदम सही। इंसान खुद की ही नजरों में गिरने लगता है। ये तो एक बहुत ही खतरनाक चक्र लग रहा है। और अगर इच्छा शक्ति इसका समाधान नहीं है तो फिर इंसान इस चक्र से बाहर कैसे निकले? यहीं पर बात आती है इच्छा शक्ति की जगह सिस्टम पर निर्भर होने की। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है जो दिन चढ़ने के साथ साथ खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन एक अच्छा सिस्टम हमेशा काम करता है। हमारे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प टर्म का इस्तेमाल हुआ है, स्लोप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल की ढलान। बिल्कुल। ये ढलान हमें बताती है कि कैसे एक बहुत ही छोटा सा भटकाव पूरे दिन की उत्पादकता को तबाह कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं इस ढलान को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। ये कुछ ऐसा होता है कि आप कोई बहुत ही जरूरी काम करने बैठते हैं और तभी सोचते हैं कि बस 2 मिनट के हाँ, लिए। चलो काम शुरू करने से पहले बस 2 मिनट के लिए एक YouTube वीडियो देख लेता हूँ। और जब आपको होश आता है तो 2 घंटे बीत चुके होते हैं। और आप इंटरनेट की किसी अजीब से कोने में बैठे होते हैं। वो जो पहला बस 1 मिनट वाला विचार है
वही वो धक्का है जो आपको उस ढलान से नीचे गिरा देता है। एक बार फिसलना शुरू हुए तो वापस ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस ढलान से बचने के लिए महान मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर की एक तकनीक का जिक्र किया गया है, नो दाई टाइम। यानी अपने समय को पहचानो। ड्रकर का मानना था कि व्यक्तिगत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए हर इंसान को अपना एक्टिविटी लॉग बनाना चाहिए। एक्टिविटी लॉग मतलब अपने दिन भर के कामों को डायरी में लिखना। हाँ, दिन के हर काम को ट्रैक करना। लेकिन क्या ये हर एक घंटे का हिसाब रखना थोड़ा उबाऊ और थका देने वाला काम नहीं है? शुरुआत में ये बहुत उबाऊ लग सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ड्रकर सलाह देते हैं कि इसे लगातार 2 हफ्तों तक किया जाना चाहिए। 2 हफ्ते? हाँ, और इसका असर किसी जादू से कम नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपना पूरा दिन कागज पर लिखता है तो उसे साफ साफ दिखने लगता है कि उसका समय वाकई कहाँ जा रहा है। ये तो एक तरह का टाइम ऑडिट हो गया। बिल्कुल। कई बार लोगों को लगता है कि वे दिन भर बहुत व्यस्त थे, लेकिन लॉग देखने पर पता चलता है कि उन्होंने 3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बिता दिए। या बेमतलब की गपशप में। ये सच्चाई का सामना करने जैसा है। ये आपको खुद से झूठ बोलने से रोकता है। और समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए किताब में एक 30 मिनट के इवनिंग रिचुअल की भी बात की गई है। हाँ, रात की दिनचर्या का बड़ा ही शानदार खाका दिया गया है। मुझे ये हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि ये बहुत ही सटीक और व्यवहारिक है। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 10 मिनट क्या है? पहले 0 से 10 मिनट तक दिन भर के कामों को जर्नल करने की बात कही गई है। ठीक वैसे ही जैसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन सलाह देते थे कि दिन खत्म होने से पहले अपने प्रदर्शन का ईमानदारी से हिसाब करना चाहिए। और उसके ठीक बाद के 10 से 20 मिनट अगले दिन के कैलेंडर की समीक्षा करने के लिए रखे गए हैं। इसका मनोवैज्ञानिक फायदा ये है कि जब दिमाग को पहले से पता होता है कि कल क्या क्या करना है तो चिंता खत्म हो जाती है। कल क्या होगा वाली एंग्जाइटी दूर हो जाती है और इंसान बहुत शांति से सो पाता है। बिल्कुल। लेकिन जो इसका तीसरा हिस्सा है, 20 से 25 मिनट का समय अगले दिन के कपड़े तैयार करने में लगाना। ईमानदारी से कहूँ तो सुबह कपड़े चुनने में शायद मुश्किल से 2 मिनट लगते होंगे। क्या वाकई रात को कपड़े निकाल कर रखने से हमारे उत्पादकता पर इतना बड़ा असर पड़ सकता है? मुझे भी पहले ये थोड़ा मामूली सा लगा था, है ना? लेकिन इसके पीछे डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान का पूरा विज्ञान काम कर रहा है। जैसा कि हमने पहले कहा, हमारी मानसिक ऊर्जा एक सीमित बैटरी की तरह है। तो सुबह उठते ही अगर दिमाग को ये सोचना पड़े कि आज क्या पहनूं या नाश्ते में क्या खाऊं, तो दिन के सबसे जरूरी फैसले लेने से पहले ही बैटरी का कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है। तो रात को कपड़े निकाल कर रखने का मतलब है कि आपने सुबह के लिए अपना एक फैसला कम कर दिया, अपनी मानसिक ऊर्जा को असली काम के लिए बचा लिया। ये तो बहुत ही तार्किक बात है, छोटी छोटी चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचना। और फिर इस रिचुअल के आखिर के 25 से 30 मिनट में अगले दिन की कल्पना या विजुअलाइजेशन करने को कहा गया है। हमारे स्रोतों में चार्ल्स डुहिग की किताब स्मार्टर फास्टर बेटर का भी संदर्भ है ना? हाँ, जो बताता है कि कैसे सफल लोग अपने दिन की विस्तृत कल्पना पहले ही कर लेते हैं, ताकि जब असल में काम करने की बारी आए तो दिमाग को कोई अजनबीपन महसूस न हो। एकदम सही। और इस पूरे प्रोसेस में फोकस बनाए रखने के लिए एक बहुत ही पुरानी और कारगर तकनीक का भी जिक्र है। वो मंत्र वाली तकनीक? हाँ, एक मंत्र का उपयोग करना। उदाहरण के लिए महान बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर की बात करें तो जब भी वे ट्रेनिंग करते हैं उनका एक ही मंत्र होता है, हार्ड वर्क डेडिकेशन, यानी कड़ी मेहनत और समर्पण। वो इसे बार बार दोहराते हैं। इसी तरह लेखक का भी अपना एक मंत्र है, लेट्स गो। तो क्या सिर्फ कुछ शब्द दोहराने से वाकई दिमाग का गियर बदल जाता है? बिल्कुल बदलता है। मंत्र का असल काम होता है दिमाग को भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावे से खींचकर तुरंत वर्तमान में ले आना। एक तरह का ट्रिगर है ये। हाँ, जब भी मन में डर या टालमटोल की भावना हावी होने लगे तो लेट्स गो जैसा कोई भी छोटा सा मंत्र दिमाग को तुरंत एक्शन मोड में ले आता है। ये सिस्टम को रीबूट कर देता है। हमने खुद के दिमाग और अंदरूनी भटकाव की बात तो कर ली, लेकिन जो भटकाव बाहर से आता है उसका क्या? अगर हम आज के समय की बात करें तो हमारी उत्पादकता के सामने सबसे बड़ा खतरा हमारी ही जेब में रखा है, हमारा स्मार्टफोन। हमारे रिसर्च पेपर की ढेर में वुर्जबर्ग और नॉटिंगम ट्रेंट विश्वविद्यालयों का एक साझा शोध है जिसके नतीजे वाकई डराने वाले हैं। वो आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। उस शोध में 37.4% लोगों ने यह माना कि उनका स्मार्टफोन उनके करीबी दोस्तों के बराबर या उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सोच सकते हैं कि इंसान मशीनों से इतना जुड़ गया है कि इंसानी रिश्ते पीछे छूट रहे हैं। ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि हमारे काम करने की क्षमता पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। बिल्कुल।
उसी परीक्षण में जब लोगों के फोन उनसे दूर यानी कमरे से बाहर रख दिए गए, तो एकाग्रता परीक्षणों में उनका प्रदर्शन 26% तक बढ़ गया। इसका सीधा मतलब है कि अगर फोन सिर्फ आपकी टेबल पर रखा भी है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब भी वो आपके दिमाग का एक हिस्सा घेरे रहता है। वो आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी यानी दिमागी क्षमता को सोखता रहता है। तो इसका व्यावहारिक समाधान क्या है? किताब में ऑलवेज डिस्कनेक्टेड रहने की वकालत की गई है। मतलब कुछ घंटों के लिए खुद को दुनिया से पूरी तरह काट लेना। सेल्फ कंट्रोल जैसे एप्स का उपयोग करके इंटरनेट से कट जाने का महत्व समझाया गया है। क्योंकि हमेशा कनेक्टेड रहना, हर ईमेल या मैसेज का तुरंत जवाब देने की होड़ में रहना, असल में हमारे फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसके पीछे का विज्ञान कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता ग्लोरिया मार्क के काम से समझ आता है। उन्होंने मल्टीटास्किंग और डोपामिन लूप पर बहुत काम किया ना? हाँ, उनका शोध बताता है कि जब आप कोई गहरी एकाग्रता वाला काम कर रहे हैं और तभी एक नोटिफिकेशन बजता है और आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपना ध्यान भटकाते हैं, तो वापस उसी काम पर पहले जैसी पूरी एकाग्रता के साथ लौटने में औसतन 25 मिनट का समय लगता है। 25 मिनट? यानी अगर दिन में 4 बार भी ध्यान भटका तो काम के सबसे अहम 1.5-2 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। और ये जो नोटिफिकेशन से मिलने वाला डोपामीन है, ये हमें उस पल के लिए एक खुशी तो देता है, लेकिन दिन के अंत में हम बिना कोई ठोस काम किए भी खुद को पूरी तरह से थका हुआ पाते हैं। यही कारण है कि सही तरीके से ब्रेक लेना अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। लगातार काम करते रहने से दिमाग थक जाता है और उसकी क्षमता गिरने लगती है। हमारे नोट्स में इलिनॉइस विश्वविद्यालय के अलेजांद्रो लेरास के शोध का संदर्भ भी है, जो पोमोडोरो तकनीक की वैज्ञानिक पुष्टि करता है। उनका मानना है कि हर 30 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ये ब्रेक दिमाग को रीसेट करने का मौका देता है, जिससे काम की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। अब जब काम की गुणवत्ता की बात आई गई है तो मुझे उस हिस्से पर आना है जहां परफेक्शनिज्म की बात की गई है। यानी हर काम को बिल्कुल दोष रहित करने की चाहत। अक्सर परफेक्शनिज्म को एक बहुत अच्छे गुण की तरह देखा जाता है, जैसे कि ये कोई मेडल हो। मैं इसे एक बहुत बड़ा भ्रम मानती हूँ। असल में परफेक्शनिज्म टाल मटोल का ही एक बहुत ही चालाक रूप है। इंसान इस डर से काम ही शुरू नहीं करता कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, या जब तक सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होगा तब तक काम हाथ में नहीं लेगा। यह डर उसे लकवाग्रस्त कर देता है। और इसका एकदम उल्टा रूप है कामचोरी, जहाँ इंसान को किसी बात की परवाह ही नहीं होती, बस काम निपटाने की जल्दी होती है। तो इन दोनों चरम स्थितियों के बीच का सही रास्ता क्या है? परफेक्शन की चाहत भी नहीं और कामचोरी भी नहीं। इन दोनों के बीच का जो संतुलित रास्ता है उसे सीखी हुई साधन संपन्नता यानी लर्न्ड रिसोर्सफुलनेस कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है हालातों से निपटने का हुनर। एक ऐसा व्यक्ति जो इस रास्ते पर चलता है वो हमेशा अपने बनाए सिस्टम पर निर्भर रहता है। अगर काम करते हुए कोई गलती हो भी जाए तो वो बैठकर उस पर रोता नहीं है या काम को बीच में नहीं छोड़ता। वो अपनी समस्या समाधान की क्षमताओं का इस्तेमाल करके उसका हल ढूंढता है। वो गलतियों से डरता नहीं है। ये नजरिया बहुत ही आजाद करने वाला है। और इन सब चीजों को अपने दिन में लागू करने के लिए कैल न्यूपोर्ट का टाइम ब्लॉकिंग का विचार बहुत कारगर है। अपने कैलेंडर में हर काम के लिए एक विशिष्ट समय तय करना। इसका मकसद केवल दूसरों को ये दिखाना नहीं है कि आप बहुत बिजी हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि जो काम वाकई मायने रखते हैं उनके लिए समय पहले से सुरक्षित कर लिया जाए। बिल्कुल। समय सुरक्षित करने की बात से मुझे किताब का वो हिस्सा याद आता है जहां बड़े और सार्थक लक्ष्य हासिल करने की बात की गई है। जैसे कि साल में 100 किताबें कैसे पढ़ें? रुकिए, साल में 100 किताबें एक आम नौकरी पेशा या व्यस्त इंसान के लिए ये लगभग असंभव सा लगता है। ये असंभव लगता है क्योंकि हम इसे एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह देखते हैं, लेकिन इसे बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझाया गया है। पहला नियम है किताबें थोक में खरीदना यानी बाय इन बल्क। ऐसा इसलिए ताकि आपके घर में हमेशा किताबों का एक ढेर मौजूद रहे और जब एक किताब खत्म हो तो दूसरी चुनने में आपका समय या मानसिक ऊर्जा बर्बाद ना हो। और दूसरा सबसे अहम नियम है ABR, ऑलवेज बी रीडिंग, यानी हमेशा पढ़ते रहें। हमेशा पढ़ते रहने का क्या मतलब है? क्या इंसान अपना कामकाज छोड़कर बस किताब लेकर बैठा रहे? नहीं, इसका मतलब है अपने खाली समय या डाउन टाइम का इस्तेमाल करना। जब भी आपको बस 10 मिनट का खाली समय मिले, चाहे आप ट्रेन में हो, बस में हो या डॉक्टर के क्लिनिक में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो, तो अपना फोन निकालकर सोशल मीडिया का न्यूज़ फीड स्क्रॉल करने के बजाय एक किताब के पन्ने पलटें। वो छोटे छोटे 10 मिनट के टुकड़े जुड़कर दिन में आसानी से 1 घंटा बन जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति दिन में 1 घंटा भी एकाग्रता से पढ़ ले तो वो साल में 100 किताबें पढ़ने का लक्ष्य
आराम से हासिल कर सकता है। यानी बात फिर से उसी स्लोप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन और भटकाव से बचने पर आ जाती है, खाली समय का सही इस्तेमाल। वैसे हमारे मोड्स में छुट्टियों और बोरियत के महत्व पर भी काफी जोर दिया गया है। आजकल लोगों में हसल कल्चर इतना हावी है कि लोग खाली बैठने से डरने लगे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हर पल कुछ नहीं कर रहे हैं तो वे पीछे छूट जाएंगे। ये एक बहुत ही हानिकारक सोच है। ब्रेक लेना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि दिमाग के लिए एक जरूरत है। खाली समय या डाउन टाइम असल में आपकी लंबी अवधि की उत्पादकता को बढ़ाता है। यहाँ महान कलाकार एंडी वॉरहॉल का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। वॉरहॉल का मानना था कि बोरियत से भागने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। जब दिमाग पूरी तरह से खाली होता है, जब उसके पास प्रोसेस करने के लिए कोई नया डेटा या नोटिफिकेशन नहीं होता, ठीक उसी बोरियत के बीच में सबसे नए और रचनात्मक विचार जन्म लेते हैं। ये तो कंफर्ट जोन वाले उस मिथक को तोड़ने जैसा ही है। आजकल हर मोटिवेशनल स्पीकर यही कहता है कि सफलता हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलती है। हाँ, इसलिए छलांग लगा दो, और किताब इस धारणा को पूरी तरह से नकारती है। बिना किसी तैयारी के बिना पैराशूट के छलांग लगा देना बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। सफलता के लिए एक मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उस नींव में आपकी आर्थिक बचत, आपके सीखे हुए कौशल और आपका परिवार शामिल है। ये आपका कंफर्ट जोन है और ये आपको सुरक्षा देता है। पहले एक मजबूत आधार बनाएं और फिर वहां से आगे बढ़कर सोच समझकर जोखिम लें। और जब आगे बढ़ने की बात आती है तो एक और बहुत ही शानदार विचार हमारे सामने है। प्रतियोगिता नहीं, निर्माण करें। डोंट कम्पीट, क्रिएट। ये वैलेस डी वॉटल्स के विचारों से प्रेरित है। अक्सर लोग एक दूसरे से लड़ने में ऊर्जा बर्बाद करते हैं। वॉटल्स का मानना था कि इस दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है, ये एक अबंडेंस माइंडसेट है। हमें ये सोच छोड़ देनी चाहिए कि मेरी जीत के लिए किसी और की हार जरूरी है। किताब बहुत ही साफ शब्दों में कहती है कि अगर आपको अपनी मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही है तो दूसरों से लड़ने के बजाय उस नौकरी को खुद बना लें। जैसे आज कई कंपनियों में चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर का एक नया पद देखने को मिलता है। ये पद पहले कभी होता ही नहीं था, किसी ने इसे अपनी कल्पना से गढ़ा है। ये निर्माण रातों रात नहीं होता है ना, इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। यहीं पर वॉरेन बफे का उदाहरण पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाने के लिए दिया गया है। वॉरेन बफे का उदाहरण कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा प्रमाण है। आंकड़े बताते हैं कि 32 से 44 वर्ष की आयु के बीच उनकी संपत्ति में 1257% की वृद्धि हुई। ये बहुत बड़ी वृद्धि है, लेकिन असली जादू उसके बाद देखने को मिला। जब 44 से 56 वर्ष के बीच उनकी संपत्ति 7268% बढ़ गई। सफलता कभी भी एक साथ नहीं मिलती, वो क्रमिक होती है, सिक्वेंशियल होती है। इसलिए एक समय में एक ही चीज पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में ये सवाल उठता है कि एक सार्थक जीवन को कैसे मापा जाए। हार्वर्ड के प्रोफेसर क्लेटन एम क्रिस्टनसन ने इसका एक बहुत ही सुंदर पैमाना दिया है। उनके अनुसार जीवन की सफलता को कभी भी बैंक बैलेंस या कॉर्पोरेट सीढ़ी पर आप कितना ऊपर चढ़े इससे नहीं मापा जाना चाहिए। उन्होंने जीवन को मापने के 3 असली पैमाने बताए हैं। पहला है आपकी ऊर्जा, यानी आप शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। दूसरा है आपके काम और सीखने की क्षमता, यानी क्या आप आज भी कुछ नया सीख रहे हैं या ठहर रहे हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है आपके रिश्ते। आखिर में सच्चे और बिना शर्त वाले रिश्ते ही जीवन को वाकई सफल और सार्थक बनाते हैं। ये सब कुछ समेटने वाला विचार है और इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमारे स्रोतों में एक बहुत ही गहरी और थोड़ी सी चौंकाने वाली सोच दी गई है। ये एक ऐसा नजरिया है जो जिंदगी को देखने का हमारा पूरा चश्मा ही बदल सकता है। हाँ, यहाँ एक बहुत ही गहरी, बहुत सोचने वाली है। जरा कल्पना कीजिए कि क्या होगा अगर इंसान ये मानकर जिए कि वो अमर है। अमर। लेकिन हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है। आजकल की भाषा में योलो, यू ओनली लिव वंस, लोग कहते हैं कि जो करना है अभी कर लो। और अक्सर जिंदगी छोटी है कि यही सोच हमें एक अंधी दौड़ में धकेल देती है। लोग जल्दबाजी में रहते हैं, केवल आज के मजे में उलझ जाते हैं और किसी भी तरह जल्द से जल्द सब कुछ पा लेना चाहते हैं। लेकिन रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस की फिलॉसफी एकदम अलग है। उनके अनुसार अगर हम ये सोचें कि हम हमेशा रहने वाले हैं तो हमारा नजरिया लंबी अवधि का हो जाएगा। हम जो भी चीजें बनाएंगे वो टिकाऊ होंगे। यानी तब हम गलतियों से घबराएंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, तब हम गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे पास सुधारने का समय है। हम रिश्तों को कहीं ज्यादा अहमियत देंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हमें लोगों के साथ हमेशा रहना है। इस तरह सोचने से 30 साल की उम्र से पहले करोड़पति बनने
या जल्दी सफलता पाने का जो भारी दबाव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इंसान एक बहुत ही स्थिर, शांत और सार्थक जीवन जी पाएगा। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। दूरदृष्टि के साथ आज का काम आज ही करना, लेकिन हमेशा रहने के धैर्य के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।